तो आज पॉलिटी में जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसको हम जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस सब का आज हम लोग 15 से 20 मिनट में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इस 15 से 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद ऐसा चीज होता है कि आप उसे रटेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, उसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके आपको याद आएगा। अपना से रिवीजन करिएगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि 15 से 20-25 मिनट का वीडियो होगा, उस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार देखिएगा, आपके पूरे खोपड़ी में सेट हो जाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है पॉलिटी अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी का जो सबसे प्राण है ना, तो पॉलिटी को अगर समझना चाहते हैं बहुत डिटेल में तो आपको अनुच्छेद का ज्ञान होना चाहिए। अनुच्छेद का बिना ज्ञान का आप पॉलिटी को नहीं समझ पाएंगे। तो वैसे तो हम पॉलिटी को बहुत बेसिक से अपने बैच में पढ़ाए हुए हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी हम जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको भी लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ा देते हैं, जिससे कि ये मान के चलिएगा कि पॉलिटी का सवाल चाहे जिस भी एग्जाम में आता है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, आर्मी हो, बिहार एसएससी हो, है ना, जितने भी एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, कोई भी भारत का एग्जाम है, अगर वहां पॉलिटी आता है तो अनुच्छेद का सवाल पक्का आता है। तो आज अनुच्छेद का वीडियो बना दे रहे हैं, आप आराम से 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। वैसे अनुच्छेद कहते किसको, हम एक लाइन में बता देते हैं कि अनुच्छेद क्या होता है। तो अनुच्छेद क्या होता है, आपको मालूम है कि जब दवाई के दुकान पे जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि हर दुख का अलग अलग दवाई होता है। जैसे बुखार लगा तो बुखार का अलग दवाई देता है डॉक्टर, पेट खराब हो गया है तो पेट का अलग दवाई देता है, सर्दी हो गया है तो अलग दवाई देता है। कहने का मतलब हर दुख का अलग अलग दवाई है। तो इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में बहुत सारा कानून है, नियम है, तो कौन से अनुच्छेद में कौन सा नियम दिया गया है वही होता है अनुच्छेद। तो जब अपना देश का संविधान बना तो उस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद बनाया गया। कुल कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद बनाया गया। कोई कहेगा कि भाग कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 22 गो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 22 गो भाग। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि ये भाग होता क्या है? तो भाग का मतलब होता है चैप्टर। आप कभी भी कोई भी चीज का जो सब्जेक्ट उलटते हैं तो सबसे पहला पेज में लिखा रहता है कि ये वाला चैप्टर इतना पेज नंबर से इतना पेज नंबर तक है। तो आप बताइए 395 अनुच्छेद में से किसी एक अनुच्छेद को हमें खोजना है। जैसे आर्टिकल 20 को खोजना है, अनुच्छेद 20 को खोजना है, तो ऐसे तो खोजेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए भाग बना दिया गया है और उसी भाग में पूरे 395 अनुच्छेद को लिख दिया गया है। उसके बाद होता है अनुसूची। अनुसूची होता है। अनुसूची का मतलब क्या होता है? अनु प्लस सूची। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य कौन कौन है, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, ये बात अनुसूची में लिख दिया गया है। यानी संविधान के सबसे पिछला पेज में, क्योंकि अनु का मतलब पीछे, सूची मतलब लिस्ट। तो जिस मतलब संविधान के पीछे जो सूची जो लिस्ट दिया गया है उसे क्या बोलेंगे? अनुसूची। तो जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया गया था, उस टाइम 8 को अनुसूची हुआ करता था। लेकिन अभी वर्तमान की बात करते हैं, तो अभी 12 गो अनुसूची है। अभी हम अनुसूची का सेपरेट वीडियो अभी हम देने वाले हैं। तो कुल मिला के आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण अनुसूची आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम अनुसूची को भी शामिल कर ले तो ये वीडियो 25 से 30 मिनट का होगा, लेकिन गारंटी है इस 25-30 के मिनट के वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम
शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद का, कि भाई महत्वपूर्ण अनुच्छेद में क्या सीन है। तो आपका कोई कहेगा कि जैसे आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, और आर्टिकल को हम शॉर्ट में लिखेंगे ART। तो कोई बोलेगा कि आर्टिकल 1 में क्या है, आप बोलेंगे ना आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, तो उसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है। क्या है आर्टिकल 1 में, क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। मतलब भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सब मिला है तब एगो भारत देश बना है। तो कुल मिला के भारत राज्यों का क्या हुआ, संघ हुआ। संघ मतलब मिला हुआ। कोई बोलेगा कि सर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात किया है। नागरिकता क्या है, तो सिटीजनशिप। आप बोलते हैं ना भारत के नागरिक है, तो किसको नागरिकता मिलेगा, किसको नागरिकता नहीं मिलेगा, नागरिकता लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, नागरिकता पे कोई कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कानून बनेगा तो कौन बनाएगा, इस सब बातों का उल्लेख आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में किया गया है। तो कोई पूछे कि नागरिकता शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप बोलेंगे 5 से लेकर 11 तक। तो 5 से लेकर 11 तक में किसका चर्चा है, तो नागरिकता का चर्चा है। नागरिकता, नागरिकता का है तो सिटीजनशिप। तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता शब्द का उल्लेख किया गया है। फिर बोलेगा कि सर आर्टिकल 12 में क्या है। देखिए हम लाइन से अनुच्छेद नहीं करेंगे क्योंकि 395 अनुच्छेद है और आप 395 अनुच्छेद याद नहीं कर पाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो वाला अनुच्छेद हम आपको करवा रहे हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, तो आप बोले भारत राज्यों का संघ है, यानी 28 राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। फिर बात आया कि सर नागरिकता शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आप बोलेंगे 5 से लेकर 11। हम बोलेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में क्या है, तो आप बोलेंगे राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। राज्य की क्या है, परिभाषा, मतलब राज्य का डिफिनीशन दिया हुआ है कि राज्य कहते किसको है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, हम अभी डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि अगर आपको कभी भविष्य में अनुच्छेद का रिवीजन करना हो तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे अनुच्छेद का रिवीजन कर सकें। तो अभी हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेके बढ़ रहे हैं। अब फिर आएगा कि सर 14 से लेकर 18 तक किसकी बात करता है, तो आप बोलेंगे समानता का अधिकार की बात करता है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जैसे समानता इक्वलिटी की बात करता है। क्या बोलते हैं कि भारत के हर लोग समान हैं। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक। जैसे 5 से लेकर 11 तक क्या है, नागरिकता, और 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता की बात करता है। यानी 14, 15, 16, 17, 18 इस सब आर्टिकल में समानता की बात करता है। अब देखते हैं कि समानता में क्या बात करता है, वो देख लेते हैं। तो 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार है, इक्वलिटी की बात करता है। अब बोलेंगे सर कि आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, तो आर्टिकल 15 में 5 तरीके से, जैसे जाति के नाम पर, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, वंश के नाम पे और जन्म स्थान के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होगा आम जीवन में। यहाँ पे एक बात जरूर लिखना है आपको, आम जीवन में। कौन जीवन में, आम जीवन में। कितने तरीके से भेदभाव नहीं होगा देश में, तो जाति के नाम पे। आप नहीं बोल सकते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जाति के नाम पे कोई भी भेदभाव
भारत के अंदर में नहीं होगा, यानी हर जाति के लोगों को बराबरी का अधिकार होगा। फिर बोला धर्म के नाम पे, बोलते हैं ना मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, तो धर्म के नाम पे किसी भी प्रकार की कोई विभेदता नहीं होगी। भारत में हर धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार है, हम किसी भी धर्म को माने ये मेरा अधिकार है। लिंग के नाम पे, लिंग मतलब लड़का लड़की, सेक्स की बात करता है, लिंग की बात करता है, यानी लड़का और लड़की में किसी भी प्रकार की विभेद नहीं होगा, दोनों को बराबरी का अधिकार मिलेगा। कोई वैकेंसी आता है तो महिलाओं को भी उतना ही आरक्षण, मतलब महिलाओं को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को मिलेगा। अगर मान लेते हैं पुरुषों, अगर बिहार पुलिस में एक महिला भी सिलेक्ट होती है और एक पुरुष भी सिलेक्ट होता है, तो पुरुष का वेतन 40,000 है तो महिला का भी वेतन 40,000 ही होगा। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों में विभेद नहीं कर सकते, दोनों को समान अधिकार देना पड़ेगा। फिर वंश के आधार पर नहीं बोलते हैं आप बड़ा वंश से हैं, हम छोटा वंश से हैं, आप भोरवाड है, हम दलित हैं, तो इस तरह से कोई भी भेदभाव देश के अंदर नहीं होगा। हर जाति के लोगों को बराबरी का अधिकार है। जन्म स्थान के नाम पे नहीं बोलते हैं कि आपका जन्म तो उच्च खानदान में हुआ है, मेरा जन्म निम्न खानदान में हुआ है। तो कुल मिला के इस सब तरीके से आम जीवन में, आम जीवन मतलब हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसे बोलते हैं आम जीवन। तो आम जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबरी का अधिकार है। तो एक बार क्या हुआ, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में किस आधार पे भेदभाव नहीं होगा, तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, वंश के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। आम जीवन में, आम जीवन में कहेगा कि सर आर्टिकल 16 में क्या है, तो आर्टिकल 16 में भी इसी 5 आधार पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, वंश के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। तो आप कुछ नहीं करिए, ये सब लिख दीजिए, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, बस आम जीवन को हटाकर सरकारी नौकरी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, सरकारी नौकरी में। तो आपको इतना ही करना है कि सरकारी नौकरी में 5 तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। 5 से 11 में क्या है, नागरिकता है, सिटीजनशिप की बात करता है। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। 14 से लेकर 18 में क्या है, तो समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है। तो कहिएगा सर 14 से 18 में जो भी आर्टिकल होगा सब समानता की बात करेगा। तो देखिए आर्टिकल 15 में क्या है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, वंश के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये भी तो समानता की बात कर रहा है। आर्टिकल 16 में भी क्या है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, वंश के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। तो ये भी तो समानता की बात कर रहा है। फिर आएगा कि सर आर्टिकल 17 में क्या है, कट नहीं रहा है। आर्टिकल 17 में क्या है, तो आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है। क्या है, छुआछूत का अंत है। नहीं कहते हैं छुआछूत नहीं होगा, नहीं बोलते दलितों को कि आप मेरे देह में नहीं सटो, हम छुआ जाएंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। भारत ऐसा देश में यहाँ हर लोगों को बराबरी का अधिकार है, छुआछूत नहीं मानना है। अनटचबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, अनटचबिलिटी, छुआछूत नहीं होगा। ठीक है, बोलेंगे छुआछूत को बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का अंत का मतलब हुआ अस्पृश्यता। एग्जाम में आ जाए अस्पृश्यता तो घबराइएगा नहीं, क्या होता है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत होगा, इसी को बोलते हैं छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत कौन बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत। तो हम इतना मिटा देते हैं ताकि वीडियो में आपको अच्छा से दिखाई दे। तो 17 तक हो चुका है। 1 में भारत राज्यों का संघ है, 5 से 11 में नागरिकता है, 12 में राज्य की परिभाषा है, 14 से 18 में समानता का अधिकार है, और आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव आम जीवन में नहीं होगा।
16 में सरकारी नौकरी में इसी 5 आधार पे भेदभाव नहीं होगा। 17 में छुआछूत का अंत होगा, अस्पृश्यता का अंत होगा। एक बार इसमें छूट गया है आर्टिकल 14, इसमें 14 आर्टिकल छूट गया है। तो आप साइड में लिख लीजिए 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है। तो आर्टिकल 14 में है कि विधि के समान सभी लोग समान है। विधि का है तो कानून के नजर में सभी लोग समान है, तो उसी को बोलते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष सभी लोग समान है, सभी लोग समान है। हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं, लिखिए। आर्टिकल 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष मतलब विधि के सामने, विधि का है तो कानून, कानून के सामने सभी लोग समान है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक गरीब आदमी किसी को कुछ भी अपराध करता है तो उनको जो सजा मिलेगा, एक अमीर आदमी भी अगर वो अपराध करता है तो उनको भी वही सजा मिलेगा, चाहे वो इस देश का रिक्शा वाला क्यों ना हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अगर जो गलती रिक्शा वाला किए हैं, अगर उसकी सजा जो है, अगर वही गलती प्रधानमंत्री जी करेंगे तो उनको भी वही सजा मिलेगा। मतलब कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। तो ये अनुच्छेद 14 में क्या है कि कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। तो 1 से लेकर 17 तक हो गया है। अब हम इसको मिटाएंगे और 18 से शुरू करेंगे। आप इसको लिख लिए होंगे तो लिख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के आराम से लिख लीजिएगा। अभी हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हमें आर्टिकल पूरा कंप्लीट कराना है। अब इसके बाद हम लोगों को 18 आर्टिकल से चलना है क्योंकि 17 तक हम करवा चुके हैं। अब 18 से देखिए, ध्यान से देखिए 18 में क्या है। अब आर्टिकल 18 में क्या है, तो आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। क्या होगा, उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का क्या होगा, अंत होगा। नहीं बोलते थे पहले के जमाने में कि हम बाबरे आजम है, मुगले आजम है, तो बड़ा बड़ा उपाधि खुद लेके चलता था। तो ऐसा देश में नहीं कर सकते, आप कोई भी उपाधि लेके नहीं चल सकते अपनी मर्जी से। तो फिर क्वेश्चन आया कि सर हमें सरकार से कोई अवार्ड मिला है, जैसे भारत रत्न मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, परमवीर चक्र मिला है, अशोक चक्र मिला है, तो ये उपाधि लेके चल सकते हैं कि नहीं, तो ये उपाधि लेके चल सकते हैं क्योंकि ये सरकार ने आपको अच्छा काम करने के उपलक्ष्य में दिए हैं, तो ये उपाधि ले सकते हैं। लेकिन आप अपने मर्जी से कोई उपाधि लेके नहीं घूम सकते देश के अंदर। इसी आर्टिकल में लिखा है कि उपाधियों का क्या होगा, अंत होगा। फिर बोले हैं कि सर आर्टिकल 19 के 1 के क में क्या है, 19 के 1 के क में क्या है, तो आप बोलेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी, कहिएगा सर अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब हुआ बोलने का अधिकार है। आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अधिकार है, लेकिन संवैधानिक दायरा में रहकर बोलना है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो। तो आप अपनी मांगों को किसी भी व्यक्ति से रख सकते हैं, बोल सकते हैं, आपका ये अधिकार है। तो ये आर्टिकल 19 के 1 के क हमें ये बोलने की आजादी देता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 20 में क्या है, तो आप बोलेंगे सर आर्टिकल 20 में अपराध के बारे में चर्चा है। आप कोई भी क्राइम करते हैं तो अपराध करते हैं तो अपराध की कैसा सजा होगा, एक अपराध का 2 बार सजा नहीं मिलेगा, यही सब चर्चा किया गया है। 20 के 1 है, 20 के 2 है, 20 के 3 है, तो आपको वो दिमाग नहीं लगाना है। सीधे आर्टिकल 20 में क्या याद रखना है कि अपराध है। क्या है, अपराध की चर्चा है। आप कोई भी अपराध करेंगे तो उनका क्या सजा होगी। अगर एक बार अपराध करेंगे तो एक के बार सजा मिलेगा, बार बार सजा नहीं मिलेगा। तो ये सब बात किसमें है, आर्टिकल 20 में। फिर बोलेंगे सर कि आर्टिकल 21 में क्या है, तो 21 में जीवन जीने का अधिकार है।
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है? प्राण व दैहिक, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब हुआ जीवन जीने का अधिकार है आपको, जीवन जीने का अधिकार है आपको। आप जीवन जिए, जैसा मन करता है वैसे जीवन जिए, यह आपका अधिकार है। ये कौन अनुच्छेद आपको अधिकार देता है? तो आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसी अनुच्छेद के तहत आपके मोबाइल को कोई भी व्यक्ति आपके बिना पूछे हुए आपके फोन को छू नहीं सकता है। आपके फोन में क्या है, कौन सी मैसेज है, आप किनसे बात किए हैं, कौन सा रिकॉर्डिंग है, वो पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं छू सकता। ये आपका अधिकार है। मतलब मेरे फोन को कोई टाइपिंग नहीं कर सकता है, ये मेरा अधिकार है। हाँ, आप कोई क्राइम करेंगे तो आपका फोन को चेक किया जाएगा, लेकिन एक आम इंसान, हम कुछ भी नहीं किए हैं, कोई क्राइम नहीं किए हैं, तो मेरे मोबाइल को छूने का अधिकार सरकार को नहीं है। इसी बात के लिए जब नरेंद्र मोदी देश में आधार कार्ड बनवा रहे थे, तो आधार कार्ड में बहुत सारा इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा था। इस बात का विरोध बंगाल का जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने इस बात का खिलाफ गया, मोदी जी को बोला कि आप हमें पर्सनल चीज पूछ नहीं सकते आप हमसे, ये मेरा अधिकार है, मेरा जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 हमें पावर देती है कि आप हमसे पर्सनल चीज नहीं पूछ सकते। तो इसी बात के लिए उन्हीं के कहने पर, ममता बनर्जी जी के कहने पर देश के अंदर बहुत सारा चीज को रोक दिया गया। अगर ममता बनर्जी ने आवाज नहीं उठाई होती तो नरेंद्र मोदी जी आधार कार्ड में और भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे सकता था। अभी क्या है, केवल एड्रेस है उसमें कि हम कहाँ का आदमी है, हमारा एड्रेस क्या है आधार कार्ड में। लेकिन बहुत सारा चीज ऐड करने वाला था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और उसको रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक दिया गया आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि आप किसी भी भारत के नागरिक से पर्सनल चीज इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारी पर्सनल चीजों को कोई छू नहीं सकता है, नहीं ले सकता जबरदस्ती। तो आर्टिकल 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। ये जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, जब देश में आपातकाल भी लगता है, इमरजेंसी लगता है, उस केस में भी आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होगा। हम चर्चा करेंगे कि आपातकाल क्या होता है, अभी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, आर्टिकल 21 में हो गया। अब आएंगे कि सर आर्टिकल 23 से लेकर 24 में क्या है? तो आप बोलेंगे 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार है। नहीं बोलते हैं किसी भी महिलाओं को, बच्चों को शोषण नहीं कर सकते आप। तो इसी में चर्चा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 में क्या है? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। आप कोई भी धर्म को माने, ये मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है। तो ये 25 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 25 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। कहिएगा सर कि आर्टिकल 31 में क्या है? आप कुछ कुछ आर्टिकल बीच में छोड़ते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। 395 अनुच्छेद को आप याद नहीं कर पाएंगे, तो जो परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा या पूछ सकता है, वो सब आर्टिकल आपके सामने जा रहा है। तो आर्टिकल 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का क्या है? अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले भारत के लोगों को मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो देश में संशोधन कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान? 44वां। कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। हमारे देश में बीच बीच में संशोधन भी होते रहता है, यानी आजादी से लेकर अभी तक
जब संविधान हम लोग लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को, तब से लेकर और आज 2025 तक देश में 106 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 106 बार संशोधन हो चुका है। हम उसका भी वीडियो लेके आएंगे कि 106 बार संशोधन में कौन संशोधन में क्या चीज जोड़ा गया, क्या चीज हटाया गया। अभी फिलहाल आप याद रखिए कि संपत्ति का अधिकार पहले भारत के लोगों को मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अभी मौलिक अधिकार नहीं है, अब बन चुका है वैधिक अधिकार बन चुका है। और ये कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978। आज के डेट में संपत्ति का जो अधिकार है वो 300 के कौ में है। 300 के कौ में है। कोई पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार कहाँ है, तो आप बोलेंगे 300 के कौ में। 300 के कौ में कोई पूछेगा ना कि आज के टाइम में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब आएगा 300 के कौ, या ए लिखिएगा, कौ लिखिए, या ABCD का ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ सकते हैं। 31 के बाद अब आते हैं आर्टिकल 32 में। तो हम इसको मिटाएंगे ताकि ऊपर से लिखेंगे तो वीडियो में अच्छा दिखाई देगा। तो इतना उतारिए, और नहीं उतार पाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी आप लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऊपर। 31 तक मेरा हो चुका है। अब 31 के बाद हम आ रहे हैं, 31 के बाद आ रहे हैं। तो 31 के बाद है आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आर्टिकल 32। कहेगा सर आर्टिकल 32 में है क्या जो इतना महत्वपूर्ण है, इतना VVI है? तो आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कहिएगा सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? क्योंकि इसी आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब यानी B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा, तो वो आर्टिकल 32 को कहा। क्यों कहा? क्योंकि आपको मालूम है कि भारत जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो जब देश में संविधान लागू हुआ उस टाइम भारत के लोगों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। लेकिन अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कहिएगा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आज के डेट में मौलिक अधिकार नहीं है। तो अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। कहिएगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार क्या है? तो आपको बोलने का अधिकार है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आप कोई भी पार्टी बनाइए आपका अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, आप कहीं भी घूमिए आपका अधिकार है, आप व्यापार करिए ना, आप भारत के किसी भी कोने में व्यापार करिए आपका मौलिक अधिकार है, आप भारत के किसी भी कोने में बस जाइए बसने का अधिकार है। तो कुल मिला के बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, तो इस तरह से 6 मौलिक अधिकार है। तो आज के डेट में 6 मौलिक अधिकार है। तो ये 6 मौलिक अधिकार में किसी भी एक मौलिक अधिकार का हनन होता है, कम करता है, छीनता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे ऐसे आम केस अपने घर गांव घर में झगड़ा लड़ाई हो जाता है, तो उस परिस्थिति में आप केस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर मेरा मौलिक अधिकार हनन होता है, मेरा मौलिक अधिकार कोई छीनता है, कम करता है, तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमें कौन सा आर्टिकल पावर देती है, अधिकार देती है, तो वो आर्टिकल 32 देता है पावर। इसीलिए अंबेडकर साहब ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा। तो कुल मिला के भारत के लोगों को कितनी प्रकार के मौलिक अधिकार है वर्तमान में, तो आपका जवाब होगा 6 प्रकार का। पहले कितना था, 7 प्रकार का। कौन एगो हट गया, संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978। अब आते हैं आर्टिकल 40 में क्या है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है। आप देखते हैं ना, गांव में पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायत का गठन की बात करता है। ग्राम पंचायत का गठन की बात करता है, ग्राम पंचायत की गठन है। तो कोई बोलेगा आर्टिकल 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का गठन होगा। आर्टिकल 44 में क्या है, तो कहिएगा कि आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता, कहिएगा सर ये समान नागरिक संहिता क्या है, इंग्लिश में होता है यूनिफॉर्म सिविल राइट। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल राइट। ये भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पे ये वाला कानून लागू है। कौन है, तो एकमात्र राज्य गोवा। भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो पूरे में एकमात्र राज्य है गोवा जहां पे ये वाला कानून लागू है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल राइट। ये क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि गोवा में आप कोई भी धर्म के लोग हैं, कोई भी जाति के लोग हैं, अगर किसी धर्म के लिए जो कानून बना हुआ है तो वो हर धर्म के लोगों पे लागू होगा। जैसे अपने यहाँ क्या है, मुसलमानों के लिए अलग धर्म कानून है, हिंदुओं के लिए अलग है, तो ऐसा नहीं होगा। भारत के अंदर में गोवा है तो गोवा में हर जाति, हर वर्ग, हर लोगों के लिए समान कानून है। अभी तो मोदी जी ने घोषणा भी किया है कि 2030 तक, यानी 2030 में पूरे भारत में ये वाला कानून लागू होने वाला है। अभी तो केवल गोवा में लागू है, अभी पूरे भारत में लागू होने वाला है। कब लागू होगा, 2030 में। लागू होने से क्या होगा, आप देखते होंगे कि कभी बिहार में चुनाव होता है विधानसभा का, तो कभी यूपी में चुनाव होता है विधानसभा का, तो कभी महाराष्ट्र में चुनाव होता है विधानसभा का, तो कभी पंजाब में होता है विधानसभा का। तो ऐसे करके भारत में पूरे 5 साल चुनाव होते रहता है। यानी जो मेरा पुलिस प्रशासन है वो सारा के सारा प्रशासन हमेशा चुनाव में ही लगा रहता है। इस कारण इस देश का तरक्की नहीं हो पाता है। तो मोदी जी ने कहा है कि पूरे भारत में एक बार चुनाव करवाएंगे, अब 5 साल तक कोई चुनाव की बात नहीं होगी, केवल विकास की बात होगा। 5 साल केवल चुनाव वाला लफड़ा खत्म कर देगा। अगर देश में कोई कानून बनाएंगे तो हर जाति धर्म के लोगों के लिए होगा, किसी अलग अलग जाति धर्म के लोगों के लिए नहीं होगा। उसे बोलते हैं समान नागरिक संहिता, यानी हर लोगों को बराबरी का अधिकार, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल राइट। लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ लागू है, गोवा में, लेकिन 2030 तक पूरे भारत में लागू हो जाएगा। बोलेंगे सर आर्टिकल 47 में क्या है, तो आर्टिकल 47 में पोषण की बात करता है। कहिएगा सर पोषण क्या होता है, वही न्यूट्रिशियन होता है, नहीं बोलते हैं कि आप अच्छा आहार लीजिए, प्रोटीन युक्त आहार लीजिए, तो गवर्नमेंट मुहैया करवाता है। आप देखते हैं ना गांव में आंगनबाड़ी चलता है, जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को, जो भी गरीब तबके के लोग होता है उनको उचित पोषाहार दिया जाता है, ताकि इस बच्चों को अच्छा तरीके से पोषण मिल सके और उस बच्चे को अच्छे तरीके से विकास हो सके। तो पोषण की बात करता है आर्टिकल 47। अब आता है कि सर आर्टिकल 48 क्या बात करता है, 48। तो 48 में पर्यावरण की बात करता है। इस देश में पर्यावरण बहुत बड़ा समस्या है, तो पर्यावरण की बात करता है। पेड़ पौधे की कटाई नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे की रोपाई होनी चाहिए। अब पर्यावरण का देखभाल अच्छे से होना चाहिए। ये आर्टिकल 48 में पर्यावरण,
कौन वरण? पर्यावरण। तो पर्यावरण 48 में है। कहिएगा सर ये आर्टिकल 50 में क्या है? तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। पृथक्करण मतलब दोनों अलग अलग काम करेगी, कोई किसी को दबाव नहीं डालेगी, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। कहिएगा सर ये कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब होता है पुलिस, कार्य कराने वाला। अगर नीतीश कुमार बिहार में शराब बंद किए हुए हैं तो शराब बंद करने वाले जो कानून बनाया जाता है उनको बोलते हैं विधायिका। अगर कानून बनाया जाएगा, बनाने वाले को क्या बोलेंगे? विधायिका। तो देश में कानून कौन बनाता है? नेता सब। तो नेता सब विधायिका हो गए। लेकिन अगर इस राज्य में कोई भी या इस देश में कोई भी कानून बनता है तो पालन कराने का अधिकार पुलिस का है। अगर जैसे बिहार में शराब बंद है तो घोषणा नीतीश कुमार कर दी है कि बिहार में शराब बंद रहेगा, लेकिन इसको पालन कौन करवाएगा? पुलिस। अगर कोई दारू पी के घूम रहा है, कोई बेच रहा है, तो उसे पकड़ेगा कौन? पुलिस पकड़ेगा। तो पुलिस कार्यपालिका होगा। कार्यपालिका मतलब कार्य कराने वाला, और न्यायपालिका मतलब न्याय देने वाला, कि कोई निर्दोष आदमी को पुलिस परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई निर्दोष लोगों को तो गिरफ्तार करके नहीं ले आया है, तो उनको उचित न्याय मिलना चाहिए। तो न्यायपालिका है। तो कुल मिला के कार्यपालिका अपना काम करेगा, न्यायपालिका अपना काम करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? 50 में। आप कहिएगा कि आर्टिकल 51 में क्या है? तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब पूरे दुनिया में शांति होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब हुआ कि कोई भी देश में अशांति न हो, कोई किसी देश को परेशान न करे, सब लोग अपने तरीके से जिए। हमारी इसीलिए आर्टिकल 51 के थ्रू ही इस देश के सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे सेना को तैनात किया गया है। क्यों? ताकि भारत की जनता सेफली महसूस करे, आराम से आनंद तरीके से पूरे भारत में कहीं भी घूमे, अच्छे से खाए पिए सोए, कोई बाहरी देश अटैक न करे हमारे देश में। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति होना चाहिए 51। तो आर्टिकल 51 तक हो चुका है। अब हम इसको मिटाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। आर्टिकल 51 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 51 तक हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग 51 के बाद बढ़ रहे हैं। अब 51 के बाद आर्टिकल आता है 52। आर्टिकल क्या आता है? 52। अब 52 के बाद क्या होता है? 53। और 53 के बाद क्या होता है? 54। 53 के बाद 54, और 54 के बाद 55, और 55 के बाद 56, 56 के बाद 57, 57 के बाद 58, 58 के बाद 59, 59 के बाद 60, 60 के बाद 61, 61 के बाद 72, 72 के बाद 108। यानी जितना भी अनुच्छेद हम आपको लिखे हैं, ये सारे के सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति जी से संबंधित है। कौन कौन? 52 से लेकर 72 तक जितने भी आर्टिकल हम लिखे ना, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72, 108, ये सारा के सारा अनुच्छेद किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित। आप कहेंगे सर कि 52 आर्टिकल में क्या है? तो राष्ट्रपति का पद है। किसका पद है? राष्ट्रपति का पद। पद मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। पढ़ाई हो। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये बात कहाँ से ली? अमेरिका से लिए हुए कि भारत में वो राष्ट्रपति होगा। तो ये बात कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। कहेगा सर 53 में क्या है? तो 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का क्या होगा?
प्रधान होगा, मतलब कार्यपालिका का मुखिया होंगे। कार्यपालिका कहे तो पुलिस, अब पुलिस कहे तो तीनों सेनाओं, जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, तो ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी तीनों सेनाओं का हेड होता है, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों सेना का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इसीलिए लिखा है कार्यपालिका का कौन होता है? प्रधान होता है। कहिएगा सर 54 में क्या है? तो 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। निर्वाचन मंडल, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में हम आप तो वोट गिराते नहीं ना है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन वोटिंग करेगा, इस बात का उल्लेख है 54। तो हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं और जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, वो सारे के सारे लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कहेगा सर ये क्या बात बोल दिया आप, निर्वाचित सदस्य? ये निर्वाचित सदस्य क्या होता है? निर्वाचित सदस्य का मतलब हुआ कि जो लोग चुनाव जीत के गए। तो आप बोलेंगे कि सर सब लोग तो चुनाव जीत ही के जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राज्यसभा में 12 गो सीट और लोकसभा में 2 गो सीट राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुनता था। किसको? तो एंग्लो इंडियन को। किसको? एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन कौन होता है? जिसका पिता भारत का हो और मां विदेश का हो। पिता कहां का हो? भारत का, और मां कहां का है? विदेश का। अगर उस दोनों से जिस संतान की उत्पत्ति होती है, वो जो संतान होता है वो एंग्लो इंडियन होता है। तो एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 गो सीट, लोकसभा में 2 गो सीट अपना मन से निर्वाचित करते थे। तो वो मेंबर इसमें शामिल नहीं होगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के सारा के मेंबर निर्वाचित वाला भाग लेता है। अब लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, तो हम अलग से टॉपिक लेके आएंगे और डिटेल समझाएंगे कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है। तो हम आपको डिटेल चर्चा करेंगे। अभी अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद पे फोकस कीजिए। अब आएगा कि सर 55 में क्या है, तो आप बोलेंगे निर्वाचन की विधि, निर्वाचन का तरीका, निर्वाचन की प्रक्रिया। आप जो लिख दो, निर्वाचन का तरीका, जैसे उनका निर्वाचन का कैसा तरीका होगा, उनका निर्वाचन का कोई ना कोई नियम कानून होगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। कैसा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन प्रणाली? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, ये बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी बस याद कर लो कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, जब राष्ट्रपति का हम अलग से वो टॉपिक बनाएंगे तो वो बार हम समझाएंगे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हटाओ यहाँ से। 56 में क्या है, तो 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल है मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 56 में। कहिएगा 57 में क्या है, तो 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। क्या राष्ट्रपति दोबारा नहीं बन सकते हैं? 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितना बार मन करे उतना बार बन सकता है। तो उसी को बोलते हैं पुनर्निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा।
ये किस अनुच्छेद में है? 57 में है। कहिएगा 58 में क्या है? तो राष्ट्रपति का शर्त है, सॉरी शर्त नहीं है, योग्यता। राष्ट्रपति का क्या है? योग्यता है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए कि राष्ट्रपति बनना है तो आपका कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए, आप भारत का नागरिक होना चाहिए, आप किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये योग्यता है राष्ट्रपति बनने का। 59 में क्या है? राष्ट्रपति बनने की क्या शर्तें हैं? तो वो शर्तें दिया हुआ है। कहिएगा 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति जी का शपथ है। क्या है? शपथ। जब राष्ट्रपति बनेंगे तो शपथ ग्रहण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। कोई पूछे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बोलेंगे संजीव खन्ना। कौन है संजीव खन्ना? सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, न्यायाधीश है संजीव खन्ना। 51वें नंबर का तो 51वें नंबर का, 51वें नंबर का अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना। कितने नंबर का? 51वें नंबर का। कहिएगा सर 61 में क्या है? तो 61 में महाभियोग है। 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने का तरीका, माने राष्ट्रपति जी को कैसे हटाया जाए वो तरीका इसी में दिया हुआ है। 72 में क्या है? क्षमादान। राष्ट्रपति को पावर है कि क्षमा कर सकता है। किसको क्षमा कर सकता है? किसको क्षमा करेगा? अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिल गया है, अगर वो आदमी निर्दोष है तो राष्ट्रपति जी उसके फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ये पावर अनुच्छेद 72 देता है। कहिएगा सर 108 में क्या है? तो 108 में संयुक्त अधिवेशन है। कहिएगा क्या संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन आ रहा है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। कहिएगा संयुक्त अधिवेशन क्या है? मान लीजिए कि किसी भी मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा अगर लड़ जाए, दोनों में मतभेद हो जाए, तो राष्ट्रपति जी दोनों को एक तरफ बुलाने के लिए एक बैठक बुलाता है, उसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। और दोनों को एक तरफ बुलाने का जो पावर है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो पावर है वो आर्टिकल 108 देता है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। लेकिन याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन जब होगा तो बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इसका अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। मतलब अगर संयुक्त बैठक हो रहा है, लोकसभा के सारे मेंबर आए हुए हैं, राज्यसभा का सारा मेंबर आए हुए हैं, तो उसका कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा ना भाई। तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। बात समझ गए? तो 108 में यही है, इसको नोट कीजिए। ये सारा के सारा अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारो या लिखो। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर इसके बाद आप कौन सा आर्टिकल लेके आएंगे? तो हम बोलेंगे आर्टिकल 63। आर्टिकल 63। कहिएगा सर अनुच्छेद 63 में क्या है? तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में? 63 में। उपराष्ट्रपति का पद कौन सा आर्टिकल में? 63 में। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कहिएगा 63 के बाद आगे कौन सा आर्टिकल है? तो हम बोलेंगे 100 चाहे 71, ये वो 71 इंपॉर्टेंट है। 71 71 आर्टिकल। सर 71 आर्टिकल में क्या है? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। लिख लीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ये आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है। फिर आएंगे सर कि 123 में क्या है? तो 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राष्ट्रपति का क्या है? अध्यादेश है। फिर कहेंगे सर 124 में क्या है? तो 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट का है तो सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो ये बात कहाँ है? 124 में। 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। कहिएगा उसके बाद और कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण है? 124 के बाद अगर हम बोले कि इसको आप क्या करिए, 124 में है ना, एक को उधर करके दो को इधर कर दीजिए तो ये बन जाएगा 214। 123 को 2 को इधर और 1 को उधर कर देंगे तो क्या हो गया? 214। और 214 में क्या है? उच्च न्यायालय है। ये सर्वोच्च न्यायालय है और ये उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। अभी वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो आप बोलेंगे 25 हाई कोर्ट। कितने भारत में? 25 हाई कोर्ट है। अब 25वां कौन है? अमरावती। 25वां कौन है? अमरावती, जो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। तो 214 में क्या है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। आपको याद रखना है कि 366 में क्या है? तो 366 में क्या है? संचित निधि है। क्या है? संचित निधि। कौन सा अनुच्छेद है? संचित निधि। कहिएगा संचित निधि क्या है? सरकार का खजाना है। सरकार के पास जो भी पैसा आता है वह एक कोष में जमा होता है, एक फंड में जमा होता है। उस फंड को, उस कोष को क्या बोलते हैं? संचित निधि, जहां पे सरकार का पूरा पैसा जमा रहता है। अगर यहां से एक भी पैसा निकालना है, कुछ भी पैसा निकालना है, तो लोकसभा के सारे मेंबर, राज्यसभा के सारे मेंबर अगर सहमति देंगे तभी जाके संचित निधि से पैसा निकलेगा। अब बोलेंगे 367 में क्या है? तो आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि। कहिएगा सर आकस्मिक निधि मतलब हुआ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए देश में आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगा हुआ है, तो लोकसभा राज्यसभा का बैठक चल नहीं रहा है और लोकसभा राज्यसभा सहमति कैसे देंगे जब बैठक ही नहीं चल रहा है? तो उस परिस्थिति में केवल राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे। राष्ट्रपति क्या कर देंगे? सिग्नेचर कर देंगे तो आकस्मिक निधि से पैसा निकल जाएगा। तो आकस्मिक निधि कहाँ है? 367 में है। फिर बोलेंगे कि सर 368 में क्या है? तो 368 में संविधान में संशोधन की बात करता है। अब बोले ना कि संविधान में संशोधन हो सकता है, तो आप बोले हो सकता है। तो ये बात कहाँ लिखा हुआ है? 368 में। तो संविधान में संशोधन हो सकता है। ये कौन आर्टिकल? 368 आर्टिकल। कहिएगा 370 में क्या है? तो जम्मू कश्मीर में जो दोहरी नागरिकता थी उसे रद्द कर दिया गया, तो वही 370 वाला आर्टिकल है। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, देख लेते हैं कि और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्या। हाँ, एक और आर्टिकल लिख लीजिए, इसको मिटा लीजिए आप। इसको आप फटाक से नोट कीजिए, हम इसको मिटाएंगे और कुछ और बचल खुचल आर्टिकल है, मान के चलिए कि 4 से 5 मिनट में और महत्वपूर्ण आर्टिकल हम निकाल देते हैं। इतना पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल से सवाल बन ही जाएगा। अब इक्का दुक्का फंस जाए कोई बड़ा बात नहीं, इसको फटाक से नोट कीजिए।
अब एगो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 143 143 आर्टिकल कहेंगे सर 143 आर्टिकल में क्या है? अगर राष्ट्रपति को कुछ भी समझना हो बुझना हो तो सुप्रीम कोर्ट को बता सकता है कि हमें ये चीज बताइए, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें बताएगा या नहीं बताएगा। यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे को परामर्श दे सकता है, ले सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी से परामर्श ले सकता है या दे सकता है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति कोई परामर्श मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट का इच्छा होगा तो देगा या न देगा। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया तो राष्ट्रपति के भी पास पावर है उससे माने या न माने, मतलब दोनों आदमी के पास पूरा पावर है। जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दिया तो फिर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सलाह माने या न माने। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? 143 अनुच्छेद में है। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि राष्ट्रपति का क्षमादान कौन आर्टिकल में, तो आप बोलेंगे 72 आर्टिकल में। तो जैसे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। तो आप राज्यपाल का क्षमादान यानी राष्ट्रपति भी क्षमा करते हैं और राज्यपाल भी क्षमा करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को फांसी की सजा को भी रोकने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल को फांसी की सजा रोकने का अधिकार नहीं है। तो 161 में क्या है? राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान 72, लेकिन राज्यपाल का क्षमादान 161, याद रखिएगा। अच्छा, संचित निधि में 366 लिखा गया है। संचित निधि जो भी पढ़ाए हैं कि 366, उसको गलत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। संचित निधि में क्या है? 366 नहीं है, कितना है? 266 कर दीजिएगा। संचित निधि 366 लिखे है ना, तो 366 3 हटा के 2 लिखना है, मतलब 366 में नहीं है, 266 में। अब इतना सारा आर्टिकल अपना मन से पढ़ा रहे थे, एक आध आर्टिकल इधर उधर हो गया है, कोई बड़ा इशू नहीं है। 366 में संचित निधि नहीं है, 266 में। आकस्मिक निधि 367 में नहीं है, 267 में। तो ये संचित निधि बना दीजिए, उसको सुधार लीजिए थोड़ा सा। संचित निधि उसमें 366 हो गया था, कोई माइनर मिस्टेक है। और ये वो है 267 आकस्मिक निधि, उसको सुधार लीजिए। 266 में संचित और 267 में आकस्मिक। 366 हो गया था, उसको आप सुधार लीजिए। अब आते हैं, कहिएगा 280 में क्या है सब? तो 280 में केंद्र का वित्त आयोग है। कौन आयोग? केंद्र वाला। कौन आयोग? केंद्र वाला वित्त आयोग, केंद्र का वित्त आयोग। अरे वित्त आयोग का काम क्या होता है? पैसा फंडिंग करता है ये लोग। वित्त आयोग पैसा कौड़ी की बात करता है, केंद्र वाला। देखिए 280 में केंद्र का वित्त आयोग है, लेकिन राज्य वित्त आयोग कहाँ है? तो राज्य वित्त आयोग 243 के आई में है। 243 के आई, 243 के आई में है। 243 के आई में राज्य का वित्त आयोग है, राज्य का वित्त आयोग है। तो राज्य वित्त आयोग 243 के आई और केंद्र वाला वित्त आयोग 280। कहिएगा कि सर 338 में क्या है? तो 338 में एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति। कौन जाति? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं? एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। तो अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति होता है, जो शेड्यूल्ड कास्ट होता है, ये कौन से अनुच्छेद में? तो 338 में। पहले क्या होता था?
कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों एक के आर्टिकल में था 338, लेकिन अब एससी को अलग कर दिया गया है और एसटी कैटेगरी को अलग कर दिया गया है। तो एसटी को क्या करिएगा, 338 का ए लगा देना है, ए 338 में एससी कैटेगरी और 338 के ए में क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल कास्ट होता है अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब होता है। ये पहाड़ी इलाका वगैरह के लोग होता है जो घूम घूम कर जिंदगी जीता हो, घूमक्कर जिंदगी जीता हो, वो एसटी कैटेगरी में आता है। अब हम इसको मिटाते हैं, बस 2 से 3 4 5 आर्टिकल और रह गया है, अब काम खत्म हो रहा है, आपका आर्टिकल का क्लास समाप्त हो रहा है, इतना पढ़ लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। अब आप लिखिएगा आपातकाल वाला आर्टिकल, वही जो बोलते हैं इमरजेंसी, तो आपातकाल, आपातकाल, आपातकाल को बोलते हैं इमरजेंसी। जैसे 352, 4 जोड़िए 356, 4 जोड़िए 307। तो अपने भारत में 3 तरह के आपातकाल है। कितने तरीके के, 3 तरीके के। कहिएगा कौन कौन आपातकाल है, तो एक होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, क्या होता है राष्ट्रीय आपात, कौन सा अनुच्छेद 352। कहिएगा सर 356 में क्या है, तो ये होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। आप देखते हैं ना कि किसी भी राज्य में कोई सरकार उस राज्य को चलाने में असमर्थ है, तो उस राज्य में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। या कोई भी पार्टी अपनी बहुमत प्रस्तुत नहीं कर पाता है राज्यपाल के सामने, तो भी लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। तो 307 में क्या है, वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात, कौन आपात, वित्तीय आपात है। तो अपने भारत में कितने तरीके का आपातकाल है, 3 तरीके का। कौन कौन, तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, अब वित्तीय आपात। तो बताइए राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद में, 352, 4 जोड़ दीजिए तो राष्ट्रपति शासन 356, फिर 4 जोड़ दीजिए तो वित्तीय आपात 360। कहिएगा कि सर ये आपातकाल लगाता कौन है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। कहेगा सर राष्ट्रपति अपना मन से लगा देता है, नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा के सहमति से लगाता है। और लोकसभा कहे तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, किनके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर, क्योंकि लोकसभा का जो मेन मुखिया होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर देश में आपातकाल लगाया जाता है। कौन लगाता है, राष्ट्रपति। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये राष्ट्रीय आपात अपना देश में लगा है कि नहीं, तो अभी तक 3 बार लगा है। कितनी बार, 3 बार। कहिएगा कब कब, तो एक बार लगा था 1962 में। कहिएगा सर 1962 में ऐसा क्या हुआ था जो लगा था, तो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। और जब भी देश में आपातकाल लगेगा ना, तो आपको जो 6 मौलिक अधिकार मिला है वो सब मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, केवल 2 आर्टिकल छोड़कर, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21। ये कभी भी बंद नहीं होगा, ये कभी भी स्थगन नहीं होगा, ये हमेशा जारी रहेगा। बाकी जितने भी अनुच्छेद है, जितने भी मौलिक अधिकार है, सब बंद हो जाएगा। अब नहीं होगा। अब मान लो भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा है, बाहर में गोली बम चल रहा है, तो आप घूमने थोड़े जाइएगा, बाहर निकलिएगा थोड़े, तो देश में इमरजेंसी लगा दिया जाएगा, बोलेगा घर में रहो, देश का स्थिति अभी अच्छा नहीं है। तो कितनी बार लगा है, 3 बार। कब कब, तो एक बार 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। कहिएगा सर दूसरी बार कब लगा, तो 1965 में। फिर कहिएगा सर 1965 में क्या हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था।
भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। फिर कहिएगा सर कि अब कब लगा, तो 1974 में लगा। ये सर 1974 है या 75 है, इस बार एक बार देख लीजिएगा थोड़ा, 1974 है या 75 है, 75 हम लिख देते हैं, 74 75 थोड़ा देख लेना। 1975 में कहिएगा सर 1975 में क्या हुआ था, तो देश में क्या हुआ था कि आंतरिक अशांति फैल गया था, आपस में ही लोग कटने मरने लगे थे। तो 3 बार देश के अंदर में राष्ट्रीयपात लगा है। कहिएगा सर कि राष्ट्रपति शासन लगा है कि नहीं देश में, तो बहुत बार लगा है राष्ट्रपति शासन, 100 से ज्यादा बार लगा है, उसको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन इतना याद जरूर रखिएगा कि पहली बार राष्ट्रपति शासन इस देश में कहाँ लगा था पहली बार, तो आप बोलेंगे पंजाब में। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, पंजाब में लगा। बिहार में लगा है, तो बिहार में 9 बार से ऊपर लगा हुआ है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। फिर कहिएगा कि सर 360 में वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात कब लगता है, जब देश में पैसा कौड़ी का दिक्कत आ जाए, देश का स्थिति खराब हो जाए, देश का अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, पैसा नहीं है देश के अंदर में, तो लगाया जाएगा वित्तीय आपात। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर वित्तीय आपात कभी लगा है देश में, तो आज तक एक बार भी नहीं लगा है। यानी जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक 75 76 77 साल देश का आजादी का हो गया, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है ये इमरजेंसी। हाँ, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था, ऐसा सिचुएशन बना था जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय देश का स्थिति खराब था, ऐसा लग रहा था कि वित्तीय आपात लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा। हम लोग देश में काबू कर लिए, सब कुछ सही हो गया, ये नहीं लगा। तो इस तरह से हमारा अनुच्छेद वाला टॉपिक खत्म होता है। कुछ अनुच्छेद रह गया है तो हम कभी बोल देंगे, आपका हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटी 395 में से जितना भी अनुच्छेद आपके बोर्ड पे हम पढ़ाए हैं, उस अनुच्छेद से 1 से 2 नंबर आपके कोई भी एग्जाम में एकदम फिक्स मानो कि रहबे करेगा, 100% गारंटी। चाहे बिहार पुलिस दो, चाहे बिहार एसएससी दो, चाहे रेलवे का एग्जाम दो, चाहे बैंक का एग्जाम दो, चाहे एसएससी जीडी दो, चाहे आर्मी अग्निवीर दो, कोई भी दो, आपका अनुच्छेद से सवाल फिक्स है। तो हम वीडियो को इतने पर रोकते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिए। शेयर नहीं करिएगा तो फिर हम वीडियो नहीं बनाएंगे, बंद कर देंगे। फटाफट आप लोग शेयर कीजिए और इसको रिवीजन करके कल HW है आप सभी लोगों को क्लास में, जो ऑफलाइन आते हैं उनका यही HW है, उनसे हम एक एक बच्चा से खड़ा करा के पूछेंगे। तो रख दीजिए बंद है। जय हिंद, गुड नाइट। आप सभी लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए।